Hello students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all on our YouTube platform, where we in today's video are going to discuss yet another important topic which is related to paper 1 of your UGC, specifically named as 5C framework. Now you all must be knowing that इस बार जो G20 की summit हुई थी, it happened in India, it happened in New Delhi, right, on 9th and 10th of September 2023, right. So G20 summit of 2023 happened in New Delhi, right, happened in New Delhi in this particular year, 9th and 10th September को. अब इसी समिट के दौरान देयर वर सर्टेन आइडियाज जो कि पुट अक्रॉस करे गए थे फॉर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. तो G20 समिट में वी सी दैट देयर इज अ फ्रेमवर्क व्हिच द गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड दैट दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्राइंग टू ब्रिंग इन न्यू चेंजेस, कुछ नए चेंजेस अगर रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट आर सपोज्ड टू बी डन institutional levels पे. That was what had been talked about and discussed in this particular summit, right? So let's just quickly dive into and see that ये 5C framework क्या है, right? It's a visionary framework poised to overhaul our perceptions and methodologies in education. जो भी हम लोग की perception है, point of views है with regards to education, उसको overhaul करना है, उसको चेंज करना है कंप्लीटली या कुछ हद तक, सो दैट वी आर मेकिंग चेंजेस इन द वे वी आर टीचिंग इन आवर इंस्टीट्यूशंस. क्योंकि ऑफ कोर्स इन द अपकमिंग टाइम्स क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, राइट. सो वी आल्सो नीड टू मेक श्योर दैट वी आर कीपिंग एट पार विद जो भी चीजें चेंज हो रही हैं उसके साथ हम भी वी आर आल्सो वर्किंग एट द सेम पेस, राइट. अ कॉम्प्रिहेंसिव, सो ये फ्रेमवर्क जो है इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म. ये हमें एक मैप की तरह गाइड करेगा दैट व्हाट आर द चेंजेस दैट वी ऑल आर सपोज्ड टू मेक, व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट वी ऑल आर सपोज्ड टू गो थ्रू. तो व्हाट आर दीज 5 डायमेंशंस? 5 C's आर रेफरिंग टू नंबर 1 कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप. मैं इनको डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी. कंटेंट एंड करिकुलम, connectivity and infrastructure, capacity and culture, and cost and sustainability. Number 5. उन्होंने बोला कि 5 ऐसे एरियाज है जहां पे एज ग्लोबल लेवल पे या अपने नेशनल लेवल पे we'll have to work to see of course what are the things that we all are supposed to take forward, right? So ये है 5 C. Coordination and leadership, content and curriculum, connectivity and infrastructure, capacity and culture and cost and sustainability. ये सारे जो 5 C's हैं हमारे एजुकेशन के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं. Let's just see how. So number 1, coordination and leadership pillar के बारे में बात करते हैं. It is vital for effective educational reform, aligned with chapter 19 of NEP. Chapter 19 NEP का क्या कहता है? That we need to make sure that in the higher educational institutions, good leadership is there. क्योंकि a leader is somebody who will take us and guide us कि चीजें develop कैसे करी जाए, बेहतर कैसे करी जाए, right? So what does it say? It says that strong governments and leadership चाहिए, so that अगर educational उस पे अगर कोई reform लेके आना है, तो government की support we all need, right? So the government should be supportive of any educational reform जो कि नेशनल लेवल पे हमारे इंडिया में चीजें सुधार सकता है एजुकेशन के मद्देनजर रखते हुए. मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स आर क्रूशियल कि देयर इज नो बायसनेस. हर एक इंसान जो है मेरिट के बेस के ऊपर ही दे मस्ट बी गेटिंग एडमिशंस और अदर थिंग्स एज वेल. अलाइनमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशनल विजन इज एसेंशियल. हर एक जो भी चीज हमारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन लिखी है, और मे बी इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट, हर एक इंस्टीट्यूशन का एक अलग लोगो होता है, एक अलग विजन होता है. बोथ ऑफ दीज थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड, राइट. एम्स टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. वो कैसे होगा, ये कल्चर कैसे फॉस्टर होगा, कैसे बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इफ
we will get good coordination, we will get good leadership, and this will come with the role that government is going to play, जो कि बहुत important role है, right? So number one pillar is this. दूसरे pillar में इन्होंने क्या कहा? Content and curriculum pillar. तो नाम itself जो है वो suggest कर रहा है that we need to make sure that जो भी content है, curriculum है in different educational institutions, that is also good. The need to be at the leading edge of knowledge. Let's just say अगर इंडिया में आज भी हम लोग we would not have been using internet, तो क्या आज जैसे ये नए नए चेंजेस आ रहे हैं मैं आप तक पहुंच पाती? It would not have been possible. So to make sure that हम लोग global level पे भी बढ़ रहे हैं in the field of education and other reforms, we need to make sure that whatever knowledge, कुछ भी ज्ञान जो है, कुछ भी knowledge जो है, different organizations में, institutions में, whatever is being provided, it is also something which is very crucial, जो बहुत important है. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज, उनको बोला जाता है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, अच्छे से पढ़ाते नहीं है टीचर, तो उन चीजों को हमने सही करना है. केस स्टडी में इन्होंने रेफर करा है, साथ साथ में एविडेंस भी दी थी, एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे जीएच रायसोनी कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग है, दैट चैलेंजेस दिस स्टीरियोटाइप ऑफ व्हाट, दैट चैलेंजेस द स्टीरियोटाइप कि हम लोग को टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए, नहीं लेके आनी चाहिए, नया कंटेंट लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए. Basically, this is the GHRCE. It introduced a BTech program in artificial intelligence 4 साल पहले, 4 years before widespread recognition of AI's relevance. आज के टाइम पे we all would be knowing artificial intelligence. But when it was not majorly known in India, at that point of time, GH Raisoni College of Engineering, they took the initiative कि हम लोग BTech का एक कोर्स लॉन्च करेंगे. We will develop a new curriculum which is going to be benefiting in the future times. उस टाइम पे artificial intelligence की बात नहीं थी. It was not a hot topic. But they brought a new program. Now, why do I say it was a second institution in India to do so? पहला institution कौन है इंडिया में, कौन सा है जहाँ पे, and this can be asked as a question in your net examination, because it is really very important to note down the significance. AI, artificial intelligence की जो role है वो बहुत important होता जा रहा है. तो if we see the first institution to bring, जो हमारा first institution था to offer BTech in artificial intelligence was IIT Hyderabad. ठीक है, तो make it a pointer in your notebooks as well. IIT Hyderabad introduced it for the very first time, and then we see GHRCE also introducing the course, right? This is what we see. Then program aims to produce knowledgeable machine learning engineers who are acquainted with artificial intelligence, machine language इनको आती है. So इन्होंने एक नया content लेके आए at that point of time जब ये चीज ज्यादा चल भी नहीं रही थी. तो it means that with the technology that is also coming, we need to make sure that we all are paying attention to what new courses are to be introduced. ठीक है, तो ये लोग proactive रहे, इस वजह से चीजें जो है introduce करी गई. Then we have the third important one pillar, connectivity and infrastructure pillar. It wants to say that modern education goes beyond physical facilities. It means that even if physically कोई आके education नहीं ले सकता, we should be incorporating courses which are crossing that physical boundary, जो कि आजकल बहुत हो रहा है with the advent of the online education system, right? So here they have given the example of the case study of Stanford Design School, known globally for fostering collaboration. Dean Sarah Greenberg emphasizes creating conditions for creativity to flourish. कि अपने mind में जो भी creative ideas आ रहे हैं with regards to design, let them flourish. ठीक है? Its commitment to connectivity, both physical and digital, so they are offering programs physically भी, digitally भी, reshapes education
and because of those things they are providing resources for innovation. So they have connectivity, they are using the connectivity which goes par with internet connections as well. As far as collaboration of different institutions, अलग अलग institutions भी collaborate कर सकते हैं. And infrastructure, कि हर एक institution में ऐसा infrastructure होना चाहिए that where we see that they are not the ones जिनके पास resources नहीं है. अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई रिसोर्सेज की कमी है विद रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स कम है, स्मार्ट बोर्ड्स कम है, दे शुड बी कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग अ लीड टू इनकॉर्पोरेट वो सारे रिसोर्सेज और उनको अपने पास लेके आना. ठीक है, तो इनोवेशन के लिए बच्चों को भी रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे. पर्पसफुल आर्किटेक्चर प्रोमोटिंग कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट्स एंड मेकर स्पेसेस, राइट. देन वी हैव द फोर्थ पिलर known as capacity and culture pillar. Institution की a sense and the culture it fosters. I told you already in the beginning of the lecture itself, the video itself, that हर एक institution का एक vision होता है. It has a goal that it has, right? So every institution must be, the one जो कि वो culture दे रही है उसको reflect भी करे. For example, Kellogg School of Management and Northwestern University known for dispute resolution expertise, कि वहां पे disputes अगर होते हैं तो easily जो है solve कर दिए जाते हैं. It stands as a thought leader in this area, shaping its brand. And if we talk about India के context में, there's this university in Noida, Bennett University. They are committed to social responsibilities highlighted. Social work, offering courses related to social sciences, much and more. That is seen कि जो उनका विजन है वो उसके ऊपर खरे उतर रहे हैं. Importance of unique EVPs, that is employee value propositions, in attracting faculty and staff who share institutional values. तो EVPs क्या होते हैं? EVPs is basically जैसे you're working in an institution, they are offering you flexible time period, आपको कोई वर्क रिलेटेड ही नहीं चीजें बोल रहे हैं, दे आर आस्किंग यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एज वेल, ब्रिंग सर्टेन न्यू आइडियाज. So that is something we know as employee value proposition. So people are much more attracted to such institutions जहां पे rigid workspace नहीं है, rigid work environment नहीं है, right? So we see all these things that how they foster. अगर आप एक culture, एक लोगों को, faculty को, staff को ऐसा culture दे दोगे where they feel like yes of course I need to give this particular idea, ये नई चीज आई है मुझे लेके आनी है ये, and they are not just sticking to the curriculum but they are bringing also new ideas क्योंकि उनके institution का vision ये है, right? So building capacity and culture. Culture भी एक ऐसा build करना है, work culture, workspace भी ऐसा create करना है where people are coming to get jobs from you. ठीक है? Then we have cost and sustainability pillar. फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करता है एंड हाउ कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी हैव सीन दैट आजकल के टाइम्स पे एजुकेशन हैज बिकम सच field where we see that most people at times they are unable to afford it, right? So to make sure that yes of course everybody in India, क्योंकि national education policy का एक ये भी तो मानना है ना that quality education should be given and the access and access should be to everybody. So we need to make sure that everybody is getting education and सिर्फ पैसे की वजह से उनकी education नहीं रुक रही है. Challenge क्या है? Cost of education जो है सब चीजों को अनअफोर्डेबल बना देता है पढ़ाई को. Solution क्या है? Some institutions harnessing learning technologies to establish online universities. तो इसमें जो है cost reduction हो गया, जो sustainable है वो भी हो गया. एक ही प्रोग्राम है, मल्टीपल बच्चों को जा रहा है. Online universities provides experiential learning opportunities at a more accessible cost. So you get the same course which is being offered offline, वही course आपको online मिल रहा है at a lower level of a cost. Promising a venue to make educational financially sustainable and inclusive amidst rising expenses. क्योंकि of course we see that how महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उस महंगाई बढ़ते दर में we need to make sure that कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जिसको एजुकेशन जो है वो उससे वंचित रह जाए, उस एजुकेशन से ना, he would not be able to afford it, he or she. So we need to make sure कि हम एजुकेशन भी फाइनेंशियली सस्टेनेबल बना रहे हैं, लोग सब उसको अफोर्ड कर पाए, right? So this is what we all were supposed to cover in today's lecture. Now leaving you with one question. G20 summit जो है 2024 की, give me the answer in the comment section below that where is it going to happen this year.
right? I'll give you the dates. 19th and 20th November को हो रही है. But where is the place? जैसे India is the first time India में G20 summit जो 2023 में हुई थी, जो मैंने आप लोग को बताया, 2024 में भी एक ऐसी जगह पे होने वाली है for the very first time. So you'll have to drop down what is the name of the area where G20 summit for 2024 will take place, right? So I'll take your leave now. Thank you so much for joining. Have a good day. Bye bye.